स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में और कंप्लीट स्टडी आज करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल का। तो देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का मीनिंग क्या होता है। यू का मतलब होता है ट्रू, डेवलप्ड या मॉडर्न, और कैरियन शब्द लिया गया है केंद्रक के लिए या न्यूक्लियस के लिए। तो ऐसा कोशिका जिसमें विकसित प्रकार का केंद्रक प्रेजेंट है, डेवलप्ड प्रकार का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। हमने देखा है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और साथ ही साथ इनके सेल ऑर्गेनेल्स इनमें कंप्लीट डेवलप्ड होते हैं। विकसित प्रकार के हमारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में देखते हैं कि उसमें गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं पाए जाते, उनमें इनका अभाव होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सब कंप्लीट डेवलप्ड रहते हैं। एग्जाम्पल हैं आपके एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और इसके आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोट। यूकैरियोटिक सेल जो रहते हैं उनकी स्ट्रक्चर या उसके स्ट्रक्चर को यदि हम चार्ट के फॉर्म में देखें कि इस प्रकार से होते हैं, तो देखिए इसको हम बांट सकते हैं, जैसे कि ए सेक्शन, ये बी वाला और ये सी। देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो ए में आता है आपका एनवेलोप, कहना चाहिए कोशिका के बाहर। ठीक ना, कोशिका में यदि हम देखें तो क्या रहता है, बाहर पाया जाने वाला जो आवरण है ये, तो देखिए बाहर जो पाया जाने वाला आवरण है या कोशिकीय इन्वेलोप है, ये अलग अलग प्रकार का रहता है। जरूरी नहीं है कि सब में एक ही प्रकार का रहे। ठीक, अगर हम देखें इसमें, देखिए इसमें दिख रहा है कि इसमें कौन कौन आ रहा है आपकी, ये सेल वॉल है, इसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल। प्लांट सेल की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है, वॉल प्रेजेंट रहता है। लेकिन एनिमल में तो वॉल प्रेजेंट नहीं रहता, तो इसके लिए क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर सरफेस है, एक कोशिका का बाहरी आवरण जिससे वो ढका रहता है। फिर उसके अंदर का जो लिक्विड पार्ट आता है ये कहलाता है, इसमें साइटोप्लाज्म है, इसका मेन मतलब है प्रोटोप्लाज्म से। ठीक, प्रोटोप्लाज्म, लेकिन साइटोप्लाज्म यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि केंद्रक को इसमें हम अलग कर दिए हैं। तो ये जितना भी लिक्विड पार्ट रहता है जो कोशिका के अंदर भरा रहता है और जिसमें सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं, ये सब आपके साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। और केंद्रक इसमें एक अलग अंग के रूप में यहाँ पर अलग मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसके अंदर भी द्रव्य रहता है, जब इन दोनों को हम एक साथ बोलना रहता है तब इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और सिर्फ केंद्रक को यदि हम हटा दें, विदाउट न्यूक्लियस यदि बात करें द्रव्य की, तो उसको हम बोलते हैं फिर साइटोप्लाज्म। इस तरह से प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दो हम टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों को डिनोट करने के। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो इसमें है आपका साइटोसोल और एक है आपका, चलिए इसको डिटेल से स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इनवेलोप में पहला हम देखने वाले हैं सेल, इनवेलोप में हम पहला देखने वाले हैं सेल वॉल को। हम जानते हैं कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर किसी भी सेल की पहचान करनी रहती है कि वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल, तो वहाँ पर सबसे पहला हम किसको देखते हैं, सेल वॉल को। बाद में इसमें पाए जाने वाले फूड मटेरियल की स्टडी करते हैं, लेकिन सेल वॉल इसका एक आइडेंटिकल कैरेक्टर रहता है प्लांट सेल का। तो देखते हैं सेल वॉल किससे बना है, कैसा रहता है। तो एक इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ सेल। सेल का जो सुरक्षा परत है यह है आपका सेल वॉल। इसलिए इसको काटना इतना आसान है, इसलिए हम कुल्हाड़ी लेकर इसको काटने जाते हैं, जबकि एक ब्लेड से, छोटे ब्लेड से भी हमारा क्या है, कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाता है। लेकिन प्लांट्स सख्त रहते हैं क्योंकि उनमें सेल वॉल बना रहता है, सेल वॉल से वो मिलकर बने रहते हैं उसकी कोशिकाएँ। सेल वॉल उनमें आवरण के रूप में, इन्वेलोप के रूप में उसमें जुड़ा रहता है, इस कारण इतना हार्ड रहते हैं। जबकि एनिमल सेल में इनका क्या रहता है, अभाव रहता है। और यदि हम देखेंगे इसको, अगर अच्छे से स्टडी करें सेल वॉल की, चलिए इसको थोड़ा और स्टडी करते हैं कि सेल वॉल होते कैसे हैं। तो सेल वॉल को जब स्टडी करते हैं तो इसको कुछ भागों में इसको बांटे हैं। इसमें सबसे पहले आता है मिडिल लेमेला। अभी मिडिल लेमेला क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखो, वह बाहरी भाग जब दो कोशिका को जब जोड़ना रहता है, ये वाला समझिए हमारा एक कोशिका है प्लांट का, और ये वाला दूसरा कोशिका, दो सेल्स हैं। तो इसके सबसे पहली आवरण, तो इन दोनों को चिपका कर रखने के लिए
रखने वाला भाग ये हमारा क्या कहलाता है, ये वाला, जो इन दोनों कोशिकाओं को एक साथ चिपका कर रखेगा, जिससे कि दो ईंटों को एक साथ जोड़ने के लिए हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट से बना हुआ एक मिक्सचर रहता है, उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको आसानी से चिपकाया जा सके। उसी प्रकार से मिडिल लेमेला उस भाग को कहा जाता है जब दो सेल वॉल को आपस में जोड़ने के लिए जो बीचों बीच क्या रहता है, एक समझिए चिपकाने वाला कुछ भाग रहता है, इसको हम बोलते हैं मिडिल लेमेला। ठीक, इसमें पाया जाता है आपका कैल्शियम और जिंक, मतलब केटायंस पाए जाते हैं जो इनको चिपका कर रखने में मदद करते हैं। सेल वॉल को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये देखें तो ये वॉल है, ये ऐसा करके एक वॉल है सेल वॉल, और इसमें भी एक सेल वॉल है। इन दोनों के बीच में ये जो पाया जाने वाला भाग, इसमें ही रहता है कैल्शियम और जिंक, जो इनको आपस में जोड़ कर रखने में मदद करता है सेल वॉल को। तो ये इस भाग को हम बोलते हैं मिडिल लेमेला। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स, जैसे कि ये है आपका सेल्यूलोज, साथ में कुछ पैक्टिन्स पाए जाते हैं, और हेमीसेलुलोज और ठीक, तो ये हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और मैग्नीशियम, ये सब चीज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो मिडिल लेमेला वाला जो पार्ट है ये बना रहता है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ये इनको चिपकाने में मदद करता है, दो कोशिकाओं को जोड़ कर रखने में मदद करने का काम करता है। और साथ ही साथ इसमें सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, ये सब मिलकर बने होते हैं। ये क्या रहता है, दो सेल्स को चिपकाने का, या ये समझो कि प्राइमरी लेवल का। जब दो कोशिकाएं विकसित होती हैं कोशिका विभाजन में, तो शुरुआत में बने हुए जो कोशिकाओं को जोड़ने का काम जो करती हैं, तो यही है आपका मिडिल लेमेला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिडिल लेमेला के बाद चलते हैं आगे और देखते हैं हम प्राइमरी वॉल। तो जो मिडिल लेमेला हम देख लिए थे, यहाँ पर देख लेते हैं कि दो कोशिकाएं जब जुड़ती हैं तो इसके बीचों में जो चिपकाने वाला भाग रहता है यह आपका मिडिल लेमेला। लेकिन होता क्या है, समय के साथ इनके साइटोप्लाज्म से कुछ केमिकल सीक्रेट होने लगते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, और उस केमिकल आकर इस साइड सेल में फिर जमा होने लगते हैं। इस मिडिल लेमेला के साथ ये चिपकने लगते हैं धीरे धीरे करके, और चिपक कर फिर इनको और एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, एक लेयर और बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं फिर प्राइमरी वॉल। मिडिल लेमेला में जब सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन का डिपोजिशन होना शुरू होता है, तो ये फिर एक मेच्योर क्या बन जाते हैं, वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ये कहलाता है आपका प्राइमरी वॉल। तो पहले क्या आया था, जैसे कोशिका विभाजन करते हैं प्लांट सेल्स में, उनके बीच में आ जाता है आपका मिडिल लेमेला। फिर साइटोप्लाज्म से हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का डिपोजिशन होना शुरू होता है मिडिल लेमेला में, और निर्माण हो जाता है प्राइमरी वॉल का। और उसके बाद प्राइमरी वॉल में फिर किसका डिपोजिशन शुरू हो जाता है, इसमें आपका लिग्निन, सुरेबिन, क्यूटिन, इन सब का डिपोजिशन होने से फिर जो इलास्टिसिटी है, प्राइमरी वॉल क्या रहता है, इलास्टिक रहता है, मतलब ये तन जाता है। लेकिन फिर इसमें क्या हो जाता है, जब ये सेलुलोज, ये लिग्निन, सुरेबिन और क्यूटिन का जब जमाव होने लगता है, तो इसका सेल वॉल हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और ये ज़रूरी भी रहता है। सेल वॉल हार्ड होगा तभी प्लांट्स वाटर का जो रहता है अवशोषण अच्छे से कर पाते हैं। वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को, तो अच्छे से तभी हो पाएगा जब वो क्या रहेगा, मजबूत रहेगा हमारा सेल वॉल। इसलिए यहाँ पर नॉन इलास्टिक हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर वो जो तनन क्षमता रहती है, लचीलापन खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें जो सुरबिन लेग्निन का जब जमाव होता है तो फिर ये कोशिकाएँ प्राइमरी वॉल तक तो ये जीवित रहती हैं। जैसे इनमें फिर जमाव होने लगता है सुरबिन की, इधर फिर कोशिकाएँ क्या होने शुरू हो जाती हैं, पीसीडी में चली जाती हैं, प्रोग्राम सेल डेथ में कोशिकाएँ मर जाती हैं। सेल वॉल रहता है, उसके अंदर का जो ऑर्गेनल्स रहता है वो सूख कर फिर क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से फिर क्या हो जाता है, हमारा सेल वॉल सेल को इस एक स्पेसिफिक शेप और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से वाटर का ऑब्जर्वेशन करके उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यदि स्ट्रॉन्ग न रहे सेल वॉल तो ये फट जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट के हिसाब से फिर उसको ऑब्जर्व करना रहता है, तो ऑब्जर्वेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहता है। इसलिए जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है कोशिका से दूसरे कोशिका में, तो इस सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। एक छिद्र सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है,
सेल वॉल में पाया जाता है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ऐसा खाली जगह रहता है बीच में, जिसके सहारे ये पानी फिर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा सकते हैं आसानी से। ये सब जुड़े रहते हैं ऐसे ही प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। प्लांट सेल वॉल आपस में जुड़े रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वाटर या मॉलिक्यूल्स का जितना भी एक्सचेंज करने का काम यहीं से होता है, फिर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा वॉल कितने प्रकार का है, 3 प्रकार, मतलब 3 लेयर में बांटते हैं हमारे सेल वॉल को। मिडिल लेमेला पहले, फिर प्राइमरी वॉल, और फिर रहता है सेकेंडरी वॉल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, हमने इसको देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। और अब आ गए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम क्या देख रहे हैं, सेल वॉल का बाहरी भाग। हमने 3 भाग में इसको डिवाइड किया था, एक प्रोटोप्लाज्मा वाला भाग, एक न्यूक्लियस वाला भाग, और एक है इसका इन्वेलोप, जिसमें हमने पहला देख लिया सेल वॉल। सेल वॉल बाहरी आवरण को घेर कर रखता है, जिसको प्रोटेक्टेड लेयर, तो प्रोटेक्शन लेयर ऑफ सेल कहते हैं, जो बाहर से इसको कवर करके रखता है प्लांट सेल को। और साथ ही साथ अब दूसरा हम देखने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस हिसाब से प्लांट्स और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किसने किया था, नागेली और क्रेमर ने 1855 में इन्होंने क्या किया था, इसको सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था। फिर जो प्लोआ, फिर एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसको 1931 में जीवद्रव्य मेम्ब्रेन नाम दिया। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनका नामकरण अलग अलग तरीके से किया है। जीव मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यदि हम स्टडी करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है ये लिपोप्रोटीन से बना होता है। लिपिड और प्रोटीन का ये मिश्रण है। लिपिड और प्रोटीन के मिलने से ही बनता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होता क्या देख लेते हैं। तो लिपिड की बात किया जाए तो लिपिड का बाई लेयर, देखिए लिपिड का 2 लेयर, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक निचला हिस्सा, इसको बोलते हैं बाई लेयर। लिपिड के 2 लेयर पाए जा रहे हैं। बाई लेयर लिपिड लेयर है, और ये कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। इस लिपिड का क्या नाम है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना है। फॉस्फोलिपिड की कुछ खूबी रहती है, इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, एक हाइड्रोफिलिक भाग, दूसरा हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसका जो हेड रीजन रहता है ये है हेड, और इस वाले रीजन को बोलते हैं टेल। तो जिसका हेड है ये वाटर के कांटेक्ट में, देखिए यहाँ इस अगर पिक्चर को हम अच्छे से देखें तो ये वाले हिस्से में पानी भरा रहता है, ये बाहर वाले हिस्से में पानी है, जितना भी लिक्विड प्रेजेंट रहता है अंदर वाले में भी। तो इसका हेड रीजन वाटर के कांटेक्ट में रहता है हमेशा, ये वाला हिस्सा। और जबकि टेल रीजन ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट, दोनों लेयर में टेल्स आपस एक दूसरे अपोजिट सीक्वेंस में क्या है, अरेंज्ड है। यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक रहते हैं, जल से डरने वाले। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर, ठीक। फिलिक का मतलब होता है वाटर, जो जल से प्रेम करता है, लव करने वाला वाटर फिलिक मॉलिक्यूल है। और यह है हाइड्रोफोबिक, जल से डरने वाला। फोबिया मतलब डर है, तो जो जल से डरता है वो जल से दूर भागता है, इसलिए ये जल के कांटेक्ट में नहीं रहते, ये जल के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं। तो ये है आपका मेम्ब्रेन में लिपिड का अरेंजमेंट कैसा रहता है। बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना है। फॉस्फोलिपिड का हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक नेचर का रहता है। साथ ही साथ मेम्ब्रेन में हमारा रहता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन 2 प्रकार का, देखिए ये वाला भी प्रोटीन है और ये वाला हिस्सा भी प्रोटीन है। जो ट्रांस मेम्ब्रेन रहते हैं ऐसे प्रोटीन जो एक लेयर से दूसरे लेयर, दोनों लेयर को क्रॉस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और यह इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है लेकिन ये एक हिस्से तक धंसा हुआ है, कंप्लीट हो क्या नहीं है, अंदर तक नहीं धंसा रहता। इस तरीके से इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या पेरीफेरल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। पेरीफेरल मतलब बाहर की ओर ही वो चिपका हुआ है उसके साथ, कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर हो सकता है या हाइड्रोफोबिक, या मतलब ये उससे इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन के द्वारा भी क्या रहता है, उससे जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं मेम्ब्रेन को। इसको क्या कहा जाता है, देखिए हर एक का दूसरा नाम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका का
बाउंड्री कहा जाता है। ये क्या है? बाउंड्री ऑफ सेल है, क्योंकि सेल को के लिए एक बाउंड्री का निर्धारण करता है। क्यों? प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल मतलब कि सेल वॉल का अभाव रहता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में पाया जाता है। यहाँ पर ये एक बाउंड्री का निर्धारण करा, जिस तरह से कि घर की कल्पना यदि हम करें और एक घर को बनाते हैं, फिर चारों तरफ से उसमें क्या लगा देते हैं? बाउंड्री। उसी तरीके से ये बाउंड्री का काम करती है हमारी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल के लिए क्या है? बाउंड्री का निर्धारण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और हम अब आ जाते हैं दूसरे हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में। यदि हम चार्ट में देखें तो हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? दो शब्द आपने सुना होगा, साइटोप्लाज्मा और क्या है आपका? प्रोटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा और प्रोटोप्लाज्मा में कुछ अंतर है, उसको देख लें। देखिए क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं कि साइटोप्लाज्मा किसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा किसे कहते हैं, ताकि हमारे कोई कन्फ्यूजन न रहे हमें। तो देखो, जब साइटोप्लाज्मा मतलब जल का सेल का वह भाग जो लिक्विड है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, द्रव्य वाला भाग, और साथ में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या रहता है? द्रव्य रहता है। तो इसके द्रव्य और इसमें भी द्रव्य है, इन सब को एक साथ बोलना रहता है, तो इनको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का अर्थ होता है जीव द्रव्य। यह है आपका कोशिका द्रव्य और यह है केंद्रक द्रव्य। तो दोनों के द्रव्य को जब एक साथ हमको बोलना रहता है, तब वहाँ पर हमारे लिए शब्द रहता है प्रोटोप्लाज्म। और सिर्फ हमको किसको बताना है? केंद्र को यदि हम हटा दें कोशिका के अंदर से, और उसके बाहर में जो जल है, वाटर है, लिक्विड मीडियम है, उसकी ही अगर बात करें, तब उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से दोनों चीज़ अलग अलग हैं। इनको बोलते हैं हम जीव द्रव्य, इसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म के लिए कोशिका द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म के लिए है जीव द्रव्य शब्द। चलिए ठीक है, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक में। और अगर हम इसको अच्छे से स्टडी करते हैं तो हम देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्मा को हम दो भाग में बांट सकते हैं, जिसमें पहले से बोल दिया। एक हमारा साइटोप्लाज्मा वाला भाग, ये जल वाला पार्ट जो बाहर में है पूरा हिस्सा, इसमें भी, और एक हिस्सा जो किसके अंदर है? केंद्रक, ये। तो इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और यदि न्यूक्लियस को यदि हटा दें, तो फिर उसको जो द्रव्य वाला भाग है उसको क्या बोल रहे हैं हम? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है क्या, देख लेते हैं। यह सेल का द्रव्यी भाग होता है, मतलब लिक्विड पार्ट होता है, तथा जिसमें सेल ऑर्गेनिल और लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल भी प्रेजेंट रहते हैं। हम जानते हैं कोशिका में सिर्फ लिविंग कहने का मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनिल रहते हैं सब लिविंग हैं। चाहे आप गोल्गी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो राइबोसोम्स हो, ये सब लिविंग कंडीशन में रहते हैं, तब काम करते हैं। तो ये सब लिविंग मटेरियल है, और साथ ही साथ इसमें कुछ नॉन लिविंग मटेरियल भी रहते हैं। कहने का मतलब इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, तो ये सभी मटेरियल जिसके अंदर हैं, लिपिड हैं, तो क्या है? नॉन लिविंग फॉर्म में है, उनको लिविंग नहीं माना जाता। तो दोनों किस में रहते हैं? मिक्स, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल में उपस्थित एक क्या है? सेल ऑर्गेनिल है, एक कोशिकांग है, जो किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और अब हम आगे बढ़ते हैं और साइटोप्लाज्मा को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक, हम क्या करेंगे? साइटोप्लाज्मा को अब डिटेल में स्टडी करेंगे। साइटोप्लाज्मा की स्टडी करेंगे, साइटोप्लाज्मा में उपस्थित उसके सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे, केंद्रक की भी इसी में स्टडी करेंगे, लेकिन केंद्रक के लिए फिर एक और नए वीडियो लाएंगे, उसमें डिटेल से उसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं साइटोप्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहला अगर हम स्टडी करें, इसको बोलते हैं हम गोल्गी बॉडी, गोल्जी काय। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी के लिए हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये तीन भागों से मिलकर बना है। एक है हमारा वैक्यूल, एक है वेसिकल, और दूसरा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी इस प्रकार से ट्यूब जैसे ये बना हुआ भाग रहता है, यह है आपका सिस्टर्नी। और इसमें रहता है वैक्यूल, एक बबल्स जैसा इसमें फॉर्मेशन होता है। और इसी बबल्स के अंदर इसमें जब क्या भरा रहता है, समझिए, जब प्रोटीन और केमिकल बनता है, फिर ये निर्माण होता है इससे वेसिकल्स का। इसको क्या कहा जाता है? गोल्गी बॉडी को ही हम कहते हैं पोस्टमैन ऑफ
सेल। कोशिका का पोस्टमैन किसको कहा जाता है? गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। क्यों? देखिए, जिस तरीके से चिट्ठी को हम या हमारा जो लेटर रहता है उसको यदि हम डाक में डालते हैं तो उसके लिए उसमें पता रहता है और पिन कोड रहता है। उस पता और पिन कोड को ही देखकर पोस्टमैन उस चिट्ठी को एक निश्चित पते पर पहुंचाता है। लेकिन कोशिका में यदि हम बात करें, कोशिका में तो बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं यहाँ पर, तो किसको कैसे पता कि किस प्रोटीन की आवश्यकता कहाँ पर है, किस प्रोटीन को कहाँ पहुँचाना है? इसको छांटना तो पड़ेगा। कोशिका को तो पहले से ही पता है, नहीं है इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजना है। ये काम संभालता है हमारा गोल्गी बॉडी। एक काम कौन संभालता है? हमारा गोल्गी बॉडी, इसलिए इसको पोस्टमैन ऑफ सेल कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि हर एक प्रोटीन को, हर एक जो भी केमिकल है या एंजाइम बन रहे हैं उसको निश्चित सेल ऑर्गेनेल तक पहुंचाने का काम रहता है हमारे गोल्गी बॉडी का। क्योंकि हर एक एंजाइम प्रोटीन में क्या रहता है? सिग्नल रहता है। उस सिग्नल को ये देखता है और पहचान जाता है कि इसको लाइसोसोम में भेजना है, इस प्रोटीन को हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना है, इस कोशिका इस प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन में भेजना है। इस सब को कौन पहचान लेता है आसानी से? गोल्गी बॉडी पहचान लेता है, इसलिए इसको पोस्टमैन कहा जाता है। तो क्या है सिस्टर्नी का? इसमें भी यदि सिस्टर्नी की हम अगर डिटेल से स्टडी करें, सिस्टर्नी के भी 3 भाग रहते हैं। सिस्टर्नी के कितने भाग हैं? 3। जब सिस्टर्नी बनती है, चलिए यहाँ बना कर देखते हैं थोड़ा सा, ऐसा, ये यहाँ पर, यहाँ ऐसे बन गया। ये वाला भाग कहलाता है हमारा सिस। ये फॉर्मिंग फेज होता है जो बनता रहता है, और ये है हमारा मिड, और इस लास्ट वाले को बोलते हैं ट्रांस। तो गोल्गी की यदि हम सिस्टर्नी को भी अगर डिटेल से स्टडी करें तो इस सिस वाला पार्ट रहता है जो फॉर्मिंग फेज है, स्टार्टिंग वाली अवस्था है जो केंद्रक के नज़दीक रहती है। जबकि ट्रांस वाला अवस्था हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक रहता है। इस तरीके से यदि हम गोल घेरेंगे इसको तो केंद्रक हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा केंद्रक यहाँ पर रहेगा। ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये देखो, सिस वाला भाग केंद्रक के नज़दीक है, जबकि ट्रांस वाला भाग किसके नज़दीक रहता है? कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक रहता है। इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है। क्योंकि प्रोटीन जब बनता है तो सबसे पहले सिस वाले पार्ट में ही आता है, फिर सिस वाले पार्ट से ट्रांस वाले पार्ट में, सॉरी मिड वाले, मिड से ट्रांस में, और यहाँ पर पाया जाता है रिसेप्टर्स, यहाँ पर पहचानते हैं, फिर उसको भेजा जाता है कि मेम्ब्रेन में भेजना है, कि दोबारा केंद्रक के अंदर भेजना है, या लाइसोसोम में भेजना है, कहाँ कहाँ पर भेजना है, उस सब का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन या अलग अलग सिलेक्शन यहीं पर होता है, इसलिए इसको पोस्टमैन ऑफ सेल कहते हैं। चलिए ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। और तो ये हमारा पहला था गोल्गी बॉडी। दूसरा देख लेते हैं, राइबोसोम। आप सभी जानते होंगे राइबोसोम किसको कहते हैं। तो राइबोसोम को हम कोशिका का इंजन या कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इंजन भी कहते हैं इसी को क्या भी बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना रहता है, एक लार्ज सब यूनिट रहता है और दूसरा स्मॉल, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। ये एक स्मॉल सब यूनिट और इधर ये हम बना देते हैं लार्ज सब यूनिट, और इसको जोड़ने में मदद करता है हमारा मैग्नीशियम। इसकी सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ये निर्धारित करते हैं कि चिपकेंगे या इससे अलग हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या रहते हैं, इनको अगर एक साथ जोड़ना है तो मैग्नीशियम कैटायंस की उपस्थिति होनी चाहिए तभी जुड़ पाते हैं। तथा इसमें क्या भी रहते हैं? आरएनए भी उपस्थित रहते हैं, जिनको हम आरआरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरआरएनए। ठीक, सॉरी राइबोसोमल आरएनए। यदि हम देखते हैं कि एस, हमेशा देखे हैं हम जब भी पढ़ते हैं, हमने एक चीज़ को ज़रूर पढ़े हैं हम, और हर बार इस चीज़ को देखते हैं कि हम बोलते हैं कि प्रोकैरियोट में कितना पाया जाता है, एक में यूकैरियोट में 80 एस, प्रोकैरियोट में 70 एस राइबोसोम, जो मिलकर बना रहता है 60 एस प्लस 40 एस से, और ये वाला बना रहता है 50 एस और प्लस 30 एस से। ये एस है क्या? एस आपका है, ये श्वेटबर्ग क्या है? एक यूनिट रहता है। श्वेटबर्ग यूनिट क्या है? देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं, इस एस का मतलब क्या होता है। जब इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालें और इसको हमने घुमाया, एक घुमाने का रहता है मशीन, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं,
हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हम इसको जब रोकते हैं तो इसमें जो पानी रहता है, लिक्विड मीडियम रहता है, ये घूमता रहता है। इसमें हमारा राइबोसोम भी रहता है, ऐसा राइबोसोम है। तो ये घूमता रहता है, साथ ही साथ इसके जल के साथ वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और घूमते 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 फिर ये धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू होता है, और नीचे आते आते इस तल में जाकर बैठ जाता है। तो एक राइबोसोम जितने बार ऊपर में घूमता है टेस्ट ट्यूब के और नीचे तल्ले पर बैठता है, तो उसकी गिनती के हिसाब से इसको हम 70S या तो 80S नाम देते हैं। हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाले जो राइबोसोम रहते हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद 70 बार गोल घूमते हैं और उसके बाद वो जाकर तल में बैठ जाते हैं, जबकि यूकेरियोट का 80 बार घूमता है उसके बाद जाकर तल में बैठता है। लेकिन जब इस दोनों सब यूनिट को अलग अलग करके उसको सेंट्रीफ्यूगेशन में डाला जाता है तो देखा जाता है उनमें जो घूमता है वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं, लेकिन दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो इनमें जो ये आपका ये चक्कर काटना है ये कम हो जाता है, क्योंकि इनका वजन बढ़ जाता है। इस कारण ये दोनों मिलाकर 100 नहीं होते, सिर्फ 80 बार क्या करेंगे, घूमते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद जाकर तल्ले में बैठ जाते हैं, इसलिए इसको एस डाल दी हूँ। तो श्वेतबर्ग नियतांक रहता है ये, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही इसको हम 70 मतलब एस शब्द वैज्ञानिक नहीं दिया है, तो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही इसको रखा गया है। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या रहता है कि एक राइबोसोम कितने बार टेस्ट सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद कितने बार टेस्ट ट्यूब के ऊपर में घूमा और जाकर तलने में बैठा। जिस तरीके से एक स्विम करने वाला ऊपर से जंप करता है और कितने बार हवा में रोटेट करने के बाद पानी में गिरता है, वैसे ही इसका समझिए रोटेशन को दिखाता है, कितने बार ये घूमा उसके बाद जाकर तलने में बैठ रहा है। इसके लिए एस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है। अब देखिए, जो लार्ज सब यूनिट रहता है ये वाला और ये वाला, इसमें भी कुछ क्या क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। तो इसमें कितने कितने प्रकार का आरएनए पाया जाता है देख लीजिए थोड़ा सा। तो जो 50S, अगर हम 70S की स्टडी करें अच्छे से, तो इसका लार्ज सब यूनिट है 50S का, और 50S के सब यूनिट में 5S आरएनए और 23S आरएनए पाए जाते हैं। दोनों आरएनए इसमें पाए जाते हैं, और इसमें पाया जाता है 16S आरएनए। तो इसको अच्छे से याद रखिए, इसमें कितना है आपका 70S आरएनए में, 70 में लार्ज वाले में रहता है आपका, देख लीजिए क्या है, 5S है, और साथ ही साथ 23 आरएनए, ठीक, और इसमें है 16S आरएनए। और उसी प्रकार का अगर हम देखेंगे 80 वाले में, 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम में, तो इसमें 5S आरएनए या 16 या 28S आरएनए, और साथ में एक एडिशन है इसमें, ये है आपका 5.8S आरएनए भी इसमें उपस्थित होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, 5S इसमें भी था, इसमें भी था, ये दोनों सेम था, लेकिन इसमें 23S था तो इसमें हो गए हमारा 28 या तो 26S, और साथ ही साथ था इसमें ये 5.8S आरएनए, और उसी प्रकार से इसमें 16 था तो इसमें कितना हो गया 18S आरएनए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक है हमारा कि यूकैरियोट्स में क्या पाए जाते हैं, 5.8S आरएनए भी उपस्थित होते हैं। चलिए इतना समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है, सेल ऑर्गेनेल होता है। वो क्या है ये एनिमल सेल का क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। सरफेस वैल्यू के आधार पर देखें तो, फैलाव के आधार पर देखें, अगर एनिमल सेल को अगर आप लोग स्टडी करेंगे, देखिए इसका जो भाग है ये सबसे बड़ा है। अगर इसको फैलाएं तो हर सेल ऑर्गेनेल से ज़्यादा ये क्या रहता है, जगह लेता है, ये वाला हिस्सा पूरा इतना बड़ा सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ये। और ये क्या है, यूनिसेलुलर ही है। अब देखते हैं ये, तो इसके दो टाइप रहते हैं, एक रहता है आपका रफ ईआर और एक रहता है एक स्मूथ ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो होता क्या है, जब केंद्रक का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर, अगर हम बनाएं, चलिए इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। अगर हम इसको अगर हम देखेंगे डिटेल से या थोड़ा समझना चाहेंगे किस प्रकार से काम करते हैं, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ एक कोशिका है, तो ये है हमारा केंद्रक, और केंद्रक से ही ड्राइव होता है हमारे ईआर का, ऐसे।
लेकिन इतना ही नहीं रहता है, ऐसे फैलता जाता है बहुत सब तरफ से ऐसे। तो जो नज़दीक वाला भाग रहता है, ये वाला हिस्सा, चूँकि राइबोसोम किस में बनते हैं, केंद्रिका के अंदर बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, और ये इसको बाहर ही फेंकता है, तब बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो ई आर है, जो नज़दीक में पाया जाता है केंद्रक के, उसमें ये चिपकता जाता है, इसलिए खुरदुरा हो जाता है। लेकिन जो दूर वाला रहता है, ये वाला हमारा ई आर, इसमें कोई भी राइबोसोम चिपके नहीं रहते, इसलिए इसमें जो स्किन पाई जाती है वो स्मूथ रहती है। तो इसी के आधार पर इसको फिर रफ ई आर और स्मूथ ई आर में बांटा गया है। देख लेते हैं रफ ई आर क्या होता है, स्मूथ ई आर क्या होता है। तो इसमें राइबोसोम लगे रहते हैं, जैसे बताया कि केंद्रक के नज़दीक रहते हैं, नज़दीक वाला भाग है उसी के क्या रहते हैं, एक मेम्ब्रेन से इनका ऐसे ड्राइव होते हैं, ऐसे इनका निर्माण होता है। चूँकि नज़दीक रहते हैं और यहीं से क्या होता है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम होते हैं, इसमें चिपकते जाते हैं, और ये दूर होने के कारण इसमें नहीं लगते, इसमें राइबोसोम नहीं लगा रहता है, इसलिए स्मूथ रहता है। तो देख लीजिए ये रफ है क्योंकि इसमें राइबोसोम लगे रहते हैं, इस कारण ये खुरदुरा रहता है और ये केंद्र के नज़दीक होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या रहता है, इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। क्योंकि हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन जिनको बोलते हैं, जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में या एक जगह से दूसरी जगह में जिसको सिक्रेट किया जाता है, भेजा जाता है, ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस किसमें होता है, ईआर के अंदर ही होता है। स्टार्टिंग होता है साइटोप्लाज्म से और उसका एंड होता है ईआर में, वो भी रफ ईआर में। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार की ईआर को, जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। में है क्या और ये काम कैसे करते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं, इसमें लिपिड का सिंथेसिस होता है और कैल्शियम का स्टोरेज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम स्टोरेज हाउस। इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम का स्टोरेज हाउस बोला जाता है। सेल का क्या है, कैल्शियम स्टोर हाउस किसको कहते हैं, तो स्मूथ ईयर को कहा जाता है। इसमें एटीपी का इस्तेमाल करके कैल्शियम को अंदर डालता है, और साथ ही साथ इसमें लिपिड का भी सिंथेसिस होता है, जिसमें फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड, ये सब का सिंथेसिस किस में हो रहा है, इसी के अंदर हो रहा है। जितने भी लिपिड है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, सब ही लिपिड किसमें, ईआर के स्मूथ ईआर के अंदर ही बनते हैं। फिर इसको मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बने हैं, सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है और ट्यूब। जब इसमें क्या बनते हैं, सिस्टर्नी बनती है ऐसे, तो इनको ट्यूब के द्वारा जोड़ कर रखती है, एक दूसरे से अटैच करने का काम रहता है ट्यूब का। और इसमें फिर जब कुछ भी बनता है इसके अंदर से, फिर इसमें वेसिकल्स के द्वारा उसको एक कोशिका से या एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल में भेजा जाता है। अब यहाँ पर इसको आना है तो वेसिकल्स में पैक करेगा और वेसिकल्स में जाकर फ्यूज कर लेगा। इस प्रकार से इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर में हम इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आ जाते हैं हम लाइसोसोम में। लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है। देखिए हर एक का दूसरा नाम है, ये नहीं है, ठीक। हमने गोल्गी बॉडी को क्या बोला, पोस्टमैन ऑफ सेल। हमने कैल्शियम को मतलब ईआर के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, कि उसमें स्मूथ ईआर के लिए बोला कि ये क्या है, कैल्शियम स्टोरेज हाउस है। और इसके लिए क्या है, ये सुसाइड बैग। क्यों, क्योंकि इसमें भरे रहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऐसे एंजाइम भरे रहते हैं जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं। यदि वो इससे बाहर जाता है तो क्या हो जाता है, जितने भी सेल ऑर्गेन को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने जब पढ़ रहे होंगे स्कूल में तो आपने सुना होगा, तो इसको क्या कहा जाता है कि जब हम उपवास रहते हैं, खाना नहीं मिलता, तो ये हमारा लाइसोसोम खुद के ही कोशिका को क्या कर जाता है, खा जाता है। हाँ सही है, एक पीसीडी का टाइप रहता है और इसका ओरिजिन किससे होता है, गोल्गी बॉडी से होता है। इसमें भरा रहता है एंजाइम। लेकिन देखिए इसकी खूबी, लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को इसके अंदर जो भरा है प्रोटीन, ये खुद क्या नहीं कर पाता, उसको खाता नहीं, एसिड उसको क्या नहीं करता, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसको ख़त्म नहीं करता। क्योंकि इसमें बहुत ही मोटा क्या भरा रहता, बना रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर रहता है। ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर रहता है, इस कारण उसको ये क्या नहीं करता, ये नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन यही ये बाहर निकल जाता है इससे, तो फिर जितने भी रहते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल सबको खा जाता है। लेकिन इसका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, यदि कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे कोशिका के अंदर आता है तो मेम्ब्रेन के द्वारा इसको फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, अगर वायरस है बैक्टीरिया है तो फैगोसाइटोसिस करेगा और इसको कहाँ भेज दिया जाता है, लाइसोसोम में भेज दिया जाता है।
और लाइसोसोम में भेजने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है और खाने के बाद उसको फिर कोशिका से बाहर फेंक दिया जाता है उसके जैसे कि वेस्ट मटेरियल को। तो इस तरीके से पिनोसोम भी बनता है जब कोई लिक्विड पार्ट क्या किया जाता है, कोशिका के अंदर लिया जाता है। और फैगो भी बनता है जब कोई सॉलिड पार्ट को कोशिका के अंदर लेते हैं, ठोस पदार्थों को, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। और जब लिक्विड पार्ट को लेना रहता है तो ये रहता है आपका पिनोसाइटोसिस, जिसको पिनोसोम आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए और बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं पराक्सीसोम में। पराक्सीसोम कैसा होता है? तो पराक्सीसोम किसके समान ही होता है? ये लाइसोसोम के समान ही होता है और इसका मेन फंक्शन रहता है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करना। ठीक, ऐसा मटेरियल जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है उसको ये ऐसा कह सकते हैं, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। टॉक्सिक मटेरियल जब जहरीला पदार्थ आता है तो उनको बाहर पचाने का काम, उनको बाहर फेंकने का काम या उसको ख़त्म करने का काम कौन करता है? हमारा पराक्सीसोम ही करता है। अगर हम देखें प्लांट सेल में ये फोटो रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जब इनमें C2 साइकिल चलने लगता है प्लांट में, तो C2 साइकिल के जब चलता है वहाँ पर तो एक ग्लाइकोलेट नाम का केमिकल बन जाता है। ग्लाइकोलेट नाम का केमिकल प्लांट्स के लिए खतरनाक रहता है। उसको क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को वो क्या कर देते हैं, कार्बन को लॉस करना शुरू कर देता है, कार्बन को स्टोर करने की जगह। तो वहाँ पर फिर पराक्सीसोम क्या करता है, इन्वॉल्व होता है और C2 साइकिल चला लेता है, और जिसको हम फोटो रिस्पिरेशन कहते हैं। और अगर हम देखें पराक्सीसोम में बहुत सारे एंजाइम हैं, जैसे कि आपके कैटालेज हो गया, यूरेज हो गया, ऑक्सीडेज हो गया। तो ये सब एंजाइम क्या करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, या बॉडी में यदि कोई ऐसा जहरीला केमिकल आ रहा है तो उनको पचाने का काम ये करते हैं, बॉडी की रक्षा ही कर रहे हैं सेल्स की। ये है हमारा पराक्सीसोम। तो प्लांट्स में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल है। इसका स्ट्रक्चर है, देख लीजिए कि इसमें क्या है। ये लिपिड का बाइलेयर है जो चारों ओर से इसको घेर कर रखा हुआ है, और इसमें कोर है, ये क्रिस्टलाइन कोर जिसको नाम दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, आप सब जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्पिरेशन साइकिल चलता है। रिस्पिरेशन साइकिल कहने का मतलब क्रेब्स साइकिल, पायरुवेट एसिड का ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ये सभी चीज़ें किस में चलती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलती हैं, जिसमें फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के फलस्वरूप किसका प्रोडक्शन होता है? एटीपी का निर्माण होता है। ये एक सेमी ऑटोनॉमस क्या है? सेल ऑर्गेनिज्म। सेमी ऑटोनॉमस कहने का मतलब इसमें अपना खुद का क्या रहता है? डीएनए रहता है। इसमें अपना खुद का डीएनए रहता है, और ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन भी है। इसमें यदि आप देखोगे इसमें दोहरी झिल्ली उपस्थित है। अभी जितने भी हमने कोशिकांग पढ़े उसमें सिंगल मेम्ब्रेन था, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। और इसमें अपना खुद का क्या है? डीएनए। और साथ ही साथ सिर्फ डीएनए ही नहीं, इसमें अपना खुद का राइबोसोम भी रहता है। इसमें क्या है? राइबोसोम। वो भी कितना? इसमें जो पाए जाने वाले राइबोसोम को बोलते हैं 55S राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, इसमें खुद का डीएनए भी पाया जाता है। इसलिए बोल रहे हैं ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब एक स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इसमें अपना डीएनए पाया जा रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ अपना ही डीएनए नहीं, कुछ डीएनए रहते हैं जो किससे आते हैं? केंद्रक वाले डीएनए से भी इनमें भेजा जाता है, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। ठीक है, अपने लिए इसमें आरएनए है और इसमें डीएनए भी है, इसमें राइबोसोम भी है, लेकिन फिर भी इनको आवश्यकता पड़ती है। केंद्रक से वाले डीएनए में हमारे जो उपस्थित डीएनए है उससे बने हुए प्रोटीन की इनको आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस बोल रहे हैं। और ये कैसा रहता है? दोहरी झिल्ली से मिलकर बना रहता है। देख लीजिए, इसके अंदर वाले भाग को बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसमें जो मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हुआ है अंदर की ओर, ऐसा फोल्ड हुआ है, इसको बोलते हैं हम सिस्टर्नी। और इसी की सिस्टर्नी में ही रहता है हमारा इस प्रकार से एफ पार्टिकल्स। और फोटो रिस्पिरेशन करने वाले जितने भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है या टीसीएस साइकिल चलता है जो है, वो इसी मेम्ब्रेन में चलता है। हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम यहीं पर चलता है। क्रेब्स साइकिल हमारा मैट्रिक्स में चलता है। इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग साइकिल चलता है।
ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए एक चीज़ को याद रखिए, जब फोटोसिंथेसिस किया था तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल किया था ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज को फिर हमारा बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल करके और सेल के अंदर जाने के बाद फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में इसको तोड़ देता है। और इस साइकिल्स में फिर इसके लिए जो लाइट का एनर्जी इस्तेमाल किया था पौधा इसको बनाने के लिए ग्लूकोज, और तो लाइट की एनर्जी को ये लोग मतलब ये हमारे जो बॉडी है एनिमल बॉडी, ये एटीपी के रूप में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है इसी लाइट एनर्जी को हमारा शरीर, और किसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस प्रकार से सब क्रियाएँ चलती है। इसको ही बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। रिस्पिरेशन का अर्थ ही होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना, तोड़ना, ये क्या कहलाता है आपका रिस्पिरेशन। आप पढ़ चुके होंगे मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसी में एटीपी रहता है, और एटीपी को बोला जाता है बायोलॉजिकल चेक। एटीपी को क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल चेक या बायोलॉजिकल करेंसी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल चेक या बायोलॉजिकल करेंसी बोलते हैं। ये कोशिका का पैसा है, क्योंकि इससे मिलेगा एनर्जी, इसलिए इसको बोलते हैं पैसा, जैविक पैसा बोलते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट। देखिए इसमें मैं सभी चीज़ों को मेंशन किया जो एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं दोनों की। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल। इस तरीके से लाइसोसोम किस में भी पाया जाता है, ये एनिमल सेल की पहचान है। प्लांट्स में नहीं पाया जाता लाइसोसोम, इसके जगह पर रहता है वैक्यूल, तो वैक्यूल पाया जाता है उसके जगह पर। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, किसमें, प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल के किस हिस्से में, वह हिस्सा जो हरे कलर का दिखाई देता है ज़्यादातर, जैसे पत्तियाँ हो गई या तने हो गए, तो ये सब क्या है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसको कहते हैं कोशिका का किचन रूम। कोशिका का किचन रूम किसको कहते हैं, तो किचन रूम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एक घर को यदि हम देखें, देखिए हम कोशिका को स्टडी करते हैं तो उसको एक घर का क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर स्टडी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि घर के सबसे बाहर भाग में रहता है आपका बाउंड्री, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। घर में क्या रहता है फिर, चलने फिरने के लिए जगहें रहती हैं, बिल्डिंग जब रहता है, कमरा कमरा, तो ये सभी काम करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालते हैं गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। और इसमें क्या रहता है, हमारा टॉयलेट भी रहता है, ये काम कर लेता है हमारा लाइसोसोम। जो भी वेस्टेज मटेरियल उसमें डाल दो ख़त्म कर देगा, या डस्टबिन समझ सकते हैं इस तरीके से। और किचन रूम है एक, किचन रूम में क्या होना है, खाना बनना है, क्लोरोप्लास्ट। और साथ ही साथ इसमें ऐसा जगह भी है जहाँ सब चीज़ों को स्टोर रखते हैं, एनर्जी को। यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। किसको स्टोर रखते हैं, एटीपी, पैसे को रखने की जगह है, तिजोरी टाइप का समझिए। तो किस में रखेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पैसे को तिजोरी में रखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा तिजोरी है जिसमें एटीपी को हम स्टोर रखते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक ऐसा भी जगह रहेगा जहाँ पर सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा, इसको हम बोल देंगे फिर कंट्रोल रूम। चलिए इसको पढ़ते हैं फिलहाल, अभी तो इसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं हम किचन रूम, क्योंकि खाना हमेशा किस में बनाया जाता है, किचन में ही बनता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं किचन रूम। और इस खाने बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और किसके द्वारा, तो उस चूल्हे का नाम क्या है हमारा, लाइट, जो इनको एनर्जी देता है। जिस तरह से गैस का सिलेंडर में हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है जलाने से, जिससे खाना बनता है। उसी प्रकार को यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लिया जाता है, जल को, तो इनको दिया जाता है एनर्जी, किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। लाइट इनको एनर्जी देता है, और क्लोरोफिल रहता है कुक, जो इसको खाना बना कर देता है। खाना कौन सा है, ग्लूकोज। और बाहर क्या चला जाता है, O2, ऑक्सीजन बाहर। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट में खाना हमारा तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।
लाइट की उपस्थिति में कुछ पदार्थ का बनना, सिंथेसिस होना मतलब बनना। फोटो शब्द रहता है प्रकाश के लिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल करके और लाइट के उपयोग करते हुए क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कि क्या लाइट एनर्जी को क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इससे बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनने के बाद हमको मिलता है ये एटीपी। ये किससे मिला था हमको, लाइट से। ये भी एनर्जी का काम करता है, ये भी एनर्जी है। ये क्या है आपका, लाइट एनर्जी, ये है केमिकल एनर्जी। एटीपी हमारा केमिकल एनर्जी। अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें, इसको भी हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। ये भी क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिल है। क्यों, इसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें अपना खुद का क्या भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। कितना, 70 एस राइबोसोम किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें डबल मेम्ब्रेन क्या भी रहता है, मेम्ब्रेन रहता है, दोहरी झिल्ली इसमें पाई जाती है। और जब प्रकाश संश्लेषण चलता है तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर चलता है, प्रकाश संश्लेषण चलता है आपके ग्रेना में। और प्रकाश संश्लेषण का एक और क्रिया जिसको हम बोलते हैं अंधकार क्रिया, वो चलता है स्ट्रोमा में। इसको हम लाइट रिएक्शन बोल सकते हैं, और इस वाले को बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन चलता है आपके ग्रेना में, थैलाकोइड के अंदर, और स्ट्रोमा में चलता है हमारा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब ऐसा नहीं जो अंधेरे में चलेगा, नहीं। डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको डायरेक्ट लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लाइट का इस्तेमाल लाइट रिएक्शन में किया जाता है, इससे बनता है एटीपी लाइट से। और इसी एटीपी के इस्तेमाल ये लोग क्या करते हैं, डार्क रिएक्शन में किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने के लिए, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस हमारा। तो हमने इसको भी देख लिया। चलिए और देखते जाते हैं। देखिए एकदम डिटेल नहीं देख सकते हम लोग क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है इसके लिए सेपरेट क्या है वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल अभी एक ओवरव्यू देख रहे हैं सबका। अब आ जाते हैं हमारे साइटोस्केलेटन में। साइटोस्केलेटन का क्या मतलब होता है, साइटो मतलब होता है कोशिका, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। तो कोशिका का कंकाल कौन है हमारा, मैक्रोट्यूब्यूल्स और मैक्रोफिलामेंट्स और मैक्रोट्यूब्यूल। एक काम क्या करते थे, इनका क्या काम है, तो ये हमारा मेम्ब्रेन है, ये कोशिकाएं बहुत सारी, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। इनको जोड़ कर रखने का काम हमारा क्या करते हैं, ये मैक्रोफिलामेंट्स ही करते हैं। इनको बांध कर रखने का काम करते हैं, सब तरफ से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जब कोशिका मृत्यु होती है तो सबसे पहले इन्हीं साइटोस्केलेटन को तोड़ दिया जाता है, ताकि एक कोशिका में जो विशेष आकृति उनको मिली है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या करता है, कोशिका को एक आकार देता है, चाहे एनिमल कोशिका हो या प्लांट कोशिका को तो सेल वॉल दे देता है। एनिमल कोशिका को क्या करता है, अंदर की ओर आकार देने का, और साथ ही साथ ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। सेल ऑर्गेनेल के मूवमेंट में, क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट में हो या और किसी चीज़ के मूवमेंट में, ये उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी मदद करते हैं। कैसे देखते हैं, अगर माइक्रोफिलामेंट की बात की जाए, ये बने रहते हैं एक्टिन प्रोटीन से। हम जानते हैं जी एक्टिन प्रोटीन क्या रहते हैं, एक एक्टिन प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं एफ एक्टिन प्रोटीन, फिर आगे चलकर फिर क्या बनाएंगे, माइक्रोफिलामेंट का फिर निर्माण करते हैं। अगर हम इसको देखें ये किस काम आता है, तो ये कोशिका को आकार देने में, आकार बदलने में, साथ ही लोकोमोशन आप लोग जानते ही हैं, अमीबा के मूवमेंट में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। पायला जैसा मूवमेंट करता है, लोकोमोशन, धीरे धीरे चलना क्या, वो घिसरते हुए जाता है एक जगह से धीरे धीरे धीरे। तो वहाँ पर क्या करता है, ये माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, वो ये हेल्प करते हैं उनको मूवमेंट करने में। अगर हम देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये रहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने रहते हैं। आप लोग जानते हैं अल्फा बीटा दो प्रकार से डिवाइड रहते हैं, और इसमें फिर बनते हैं क्या, सिलिया और फ्लैजेला का निर्माण इन्हीं ट्यूबुलिन से होता है। ट्यूबुलिन अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से देखिए, ये है आपका फ्लैजेला। फ्लैजेला के यदि स्ट्रक्चर करते हैं, इसको बोलते हैं 9+2। 9+2 क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और बीच में है 2। इस प्रकार से इसको 9+2 कहा जाता है। 9 दो सब यूनिट आपस में मिले हुए हैं, जो क्या है,
पेरिफेरल साइड में है, बाहर की ओर है, और 2 सब यूनिट किस में है, अंदर की ओर पाए जाते हैं, इसलिए इसको 9+2 कह लिखते हैं। साथ ही साथ इसमें सीलिया भी बनाता है। ये फ्लैजेला किस में पाया जाता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया में, आप लोग जानते हैं फ्लैजेला उपस्थित होता है। लेकिन बैक्टीरिया ही नहीं, बैक्टीरिया के साथ साथ स्पर्म में भी क्या रहता है, आपका फ्लैजेला उपस्थित रहता है, जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, मोटिल बनाता है ये। और साथ ही साथ ये क्या भी काम करेगा, ये स्पाइनल फाइबर्स का भी निर्माण करता है। स्पाइनल फाइबर क्या होते हैं, देखते हैं इसमें, सेंट्रियोल में इसको पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा हमारा। जब सेंट्रियोल पढ़ते हैं, सेंट्रियोल क्या है, एनिमल सेल में पाया जाता है ये। इनका क्या है, प्लांट में अभाव होता है, ये प्लांट्स में पाए नहीं जाते हैं, सेंट्रियोल का अभाव होता है। ये कब, ये देखिए इसको बोलते हैं डिप्लोसोम। कोशिका विभाजन के समय, एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोशिका विभाजन के एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर ले लेते हैं, कोशिका विभाजन के समय इसमें क्या बनते हैं, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है, ऐसे इस प्रकार से। तो ये सेंट्रियोल के द्वारा ही होते हैं। और ये फाइबर्स किससे मिलकर बने हैं, ये फाइबर खुद बने हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। इस प्रकार से इसमें क्या रहते हैं हमारे, और तो इनमें क्या पाए जाते हैं, आपके क्रोमोसोम लगे हुए रहते हैं, जिनको एक साइड से दूसरे साइड में लेकर जाते हैं। ये जब डिवीज़न करते हैं तो इनको सेपरेट करने का काम यहाँ पर स्पाइनल फाइबर करता है। तो ये किससे, कहाँ से, कैसे किससे बने रहते हैं, ये सेंट्रियोल से ही इनका प्रोडक्शन होता है, और ये रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से ही स्पाइनल फाइबर का निर्माण होता है सेंट्रियोल के अंदर। और इनका अगर अरेंजमेंट देखें तो 3 सब यूनिट एक साथ उपस्थित रहते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। इसके अंदर में भी रहता है, फिलहाल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हम उसी को हम डील कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या पाया जाता है, ट्रिपलेट फॉर्म में हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें उपस्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बारी आती है केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है क्या, तो न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का कंट्रोल रूम किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम और जितने भी आवश्यक, क्योंकि इसमें क्या है, डीएनए उपस्थित है, वो भी किस रूप में, क्रोमैटिन के रूप में। क्योंकि डीएनए में यदि हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा रहता है और ये जाल जैसा फैला हुआ रहता है, ये देखिए यहाँ पर ये सब फैला हुआ है, तब इस अवस्था को इसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन। इसको हम क्रोमोसोम नहीं बोलते, इसको हम डीएनए नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमैटिन। हमारा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनते हैं, क्रोमैटिन। और यही कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, ये क्रोमोसोम में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्रोमोसोम बनता है। और यह है हमारा केंद्रक। केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए को बोला जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। जीवन का ब्लूप्रिंट कौन है, डीएनए। डीएनए में ही सभी बातें प्रेजेंट रहती। जिस प्रकार से बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमको उसको ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले डीएनए में ही वो सभी कोडिंग रहती है। इस कोड को ट्रांसलेट किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के द्वारा, और उस हिसाब से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। वही प्रोटीन हमारे शरीर में फिर काम करता है, हमें एक विशेष आकृति, रंग, कलर, साइज, शेप सब प्रदान करने का काम करता है। तो डीएनए ही हमारा ब्लूप्रिंट रहता है, जो हमको अपने माता पिता से प्राप्त होता है। यदि केंद्रक के अगर हम अध्ययन करें, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। ये कितना है, दोहरी झिल्ली से मिलकर बना रहता है, और इसमें पाया जाता है आपका पोर, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। छिद्र पाया जाता है जिससे प्रोटीन अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। एमआरएनए अंदर जाता है, बाहर जाता है। और साथ ही साथ इसमें रहता है न्यूक्लियोलस, जिसमें आरआरएनए का निर्माण होता है। आरआरएनए का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम का, यहीं पर। और साथ ही साथ इसमें है आपके बहुत सारे क्रोमैटिन, जिसमें आपके यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन शामिल है। हेट्रोक्रोमैटिन वह हिस्सा रहता है जहाँ पर स्टेन करने पर जो डार्क कलर को क्या करता है, स्टेन करता है, स्टेन हो जाता है,
मतलब गहरे गहरे रंग से क्या हो जाता है, अभिरंजित हो जाता है, उसको हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा घना रहता है। इसलिए इसमें जब कलर डालते हैं तो ये आसानी से उस कलर को अपने अंदर रख लेता है। लेकिन यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा खुला हुआ रहता है, वो घना नहीं रहता। इस कारण उसको हम रंगते हैं, स्टेन करते हैं कलर से, वो कम स्टेन होता है, हल्का स्टेन, लाइट स्टेन होता है। इसलिए ये है हमारा यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा। ये हमारा फंक्शनल यूनिट है, ये फंक्शन काम करने वाला हिस्सा है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन वाला हिस्सा हमारा क्या रहता है, वहाँ का डीएनए कभी साइलेंट भी रहता है, कभी कभी टेम्पररी साइलेंट भी रहता है, कभी परमानेंट साइलेंट भी रहता है। वहाँ से क्या नहीं हो पाता अच्छे से, प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता ठीक से, लेकिन होता भी है। और है इसमें सेप्टम। और इतना ही नहीं, इसके न्यूक्लियस में रहता है कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। कोई भी चीज़ अंदर आएगी बाहर जाएगी तो उसको छानने का काम कौन करता है, हमारा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स करता है। और साथ में से बहुत सारी चीज़ें इसमें अब्सेंट है, जैसे कि इसमें पीएलएम बॉडीज़ भी पाए जाते हैं, इसमें कजल बॉडीज़ भी पाए जाते हैं, बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। इसके मेम्ब्रेन में बना रहता है हमारा इसका मेम्ब्रेन हमारा पोरिन प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। तो इसमें और बहुत सारे पार्ट हैं जो मिसिंग है, लेकिन हम चूँकि इंट्रोडक्शन को देखने ज़्यादा डिटेल से भी नहीं देखना है, तो अब इतना समझिए कि इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए उपस्थित रहता है क्रोमेटिन के रूप में। और साथ ही साथ ये क्या है, बहुत बड़ा क्या है, सेल ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट रहता है, और यही सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम अगला। यह एनिमल सेल में पाए जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको बोलते हैं मैक्रोविली। मैक्रोविली होता क्या है, मेम्ब्रेन ही फोल्ड होकर साथ ही साथ इसमें मैक्रोफिलामेंट भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। मैक्रोफिलामेंट ये सब मिलकर एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं। जैसे कि ये कोशिका है, तो कोशिका में एक उभरा उभरा संरचना बनता है ऐसा, इसी को बोलते हैं हम मैक्रोविली। तो ये हर जगह पर नहीं पाए जाते। एनिमल के कुछ क्या है, मेसोलिथिया या क्या है, किडनी के नलिकाओं में, या एग्जाम्पल के लिए आपके पेंक्रियाटिक ग्रंथि में, या गर्भाशय में फॉलोपियन ट्यूब जो पाया जाता है गर्भाशय के, उनमें क्या पाया जाता है, ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ये सभी नलियों में पाया जाता है। और साथ ही साथ ये किस में भी पाया जाता है, आपका लिवर्स में भी पाया जाता है। ये आपके लिवर की कोशिकाओं में भी पाया जाता है। तो ये मैक्रोविली है। ये किससे मिलकर बना है, मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन से सेल्स के क्या रहता है, सरफेस पे उभार बन जाता है। ये आपका मैक्रोविली कहलाता है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि हर चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो मैक्रोविली समझ गए किससे ही मिलकर बना रहता है, मेम्ब्रेन और फिलामेंट से ही मिलकर बना रहता है। मैक्रोफिलामेंट से एक उभार है जो कोशिका के बाहर की ओर इनको उभारती है। तो ये किस किस में पाया जाता है, किडनी कोशिकाओं में पाया जाता है, पित्ताशय में, गर्भाशय में पाया जाता है, योग में भी पाया जाता है, और लीवर में भी पाया जाता है। इन सब में ये प्रेजेंट होता है। चलिए हम और पढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए अब हम देखने वाले हैं टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन होता क्या है, देखिए, दो एनिमल सेल को जोड़ने तथा सेल को उसके बाहरी मैट्रिक्स से जोड़ कर रखने में काम कौन करता है, हमारा टाइट जंक्शन करता है। जैसे समझिए कोशिका है, अब ये इसका सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, तो यहाँ पर इनको जोड़ कर रखने में मदद कौन करता है, हमारा टाइट जंक्शन। ऐसे ताकि कोशिका यहाँ से इधर उधर ना जाए, वहीं पर फिक्स रहे। साथ ही साथ एक कोशिका से दूसरे कोशिका को जोड़ने में भी मदद कौन करेगा, यही हमारे टाइट जंक्शन ही करते हैं, इनको जोड़ कर रखने का काम करते हैं मैट्रिक्स के साथ या दो सेलों को। इस तरीके से समझिए, ये एक पार्ट है ये, तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा टाइट जंक्शन। और ये जब जुड़ता है तो बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, हमारा इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है जंक्शनल प्रोटीन पाए जाते हैं जो इनको आपस में जोड़ देते हैं, दो मेम्ब्रेन को जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ दो सेल है तो दोनों सेल के मेम्ब्रेन ही आपस में जुड़ेंगे। इस तरीके से कोशिकाओं को जोड़ने में मदद करता है हमारा टाइट जंक्शन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम डेस्मोसोम को। अभी डेस्मोसोम होता क्या है, देखिए, तो डेस्मोसोम क्या होता है,
ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मोटे एरिया में प्रेजेंट होता है, थिक लेयर में जहाँ पर वो है। और ये क्या करता है, ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए ऐसा एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि मैक्रोविली ऐसा उभार की तरह रहता है कोशिका में। इनको पकड़ कर रखने का काम, इनको जोड़ कर रखने का काम किसका होता है, हेमीडेस्मोसोम का रहता है। यह मदद करता है, जिसमें हम जोना एजुलेशन और स्पॉट डिस्मोसोम या बेल्ट डिस्मोसोम को भी देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हर चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको ये भी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसमें मैक्रोविली बना है तो मैक्रोविली को दोनों को बीच में जोड़ कर रखने में मदद करते हैं, ताकि ये जो अंग बने हैं या मेम्ब्रेन फोल्ड होकर कुछ खास प्रकार की संरचनाएं बना रही है वो ऐसा ही बना रहे। और हम आगे देखते हैं नेक्सस। नेक्सस ये क्या होता है, तो ये क्या है, ये जंक्शन चैनल है या जिसको बोलते हैं हम गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जैसे कि प्लाज्मोडेस में रहता था मेम्ब्रेन सेल वॉल के लिए, वैसे इसमें रहता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या है कि ये एक ऐसा गैप बनाता है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। एक कोशिका है, दो कोशिका है, दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से कुछ अणुओं का आदान प्रदान कर रही है, एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो गैप क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, सेमी ऑटोनॉमस में सेमी परमेबल होने के कारण वो वाटर में घुलनशील पदार्थों को किस में नहीं जाने देता, कोशिका के अंदर प्रवेश करने नहीं देता। इसके लिए प्रोटीन बनता है या इसके लिए खाली जगह बनता है जिसको बोलते हैं हम चैनल। उस चैनल को क्रिएट कौन कर रहा है, हमारा नेक्सस ही कर रहा है। ये गैप जंक्शन बना रहा है और हमारा यह जंक्शनल चैनल बना रहा है, जिसके द्वारा फिर आयन का परिवहन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज करने का काम इसी छिद्र से हो रहा है, जिसके अंदर से ये अंदर और बाहर जाने का काम करते हैं। ठीक, ये अंदर और बाहर जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये गैप बनाते हैं। तो आयंस का, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने का काम करता है हमारा नेक्सस। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया आज। तो अगर इसमें से कोई चीज़ें समझ में ना आई होंगी तो आने वाले वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा या कोई भी चीज़ें ना समझ में आए, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। तो हमने एक मोटे तौर पे या संक्षिप्त में हमने सेल में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनल्स के बारे में देख लिया। बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल भी है, लेकिन इतना है हर चीज़ों को क्या कहा जाता है और उसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, इतना कम से कम बेसिक हमको याद रखना है। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको और अगर वीडियो में कुछ नया जानने को या सीखने को मिला है, कुछ नए आपने जाना, तो ज़रूर करके क्या करना, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। जैसे मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि जो भी सीखना है, जो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे करके, ये कंटिन्यू बना रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो नोट्स बना रहे हैं या जो चीज़ों को नहीं समझ पाए अभी तक, तो उनमें भी हेल्प मिल जाएगा आप लोगों के दोस्त लोग भी। तो ज़रूर करके शेयर कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।